नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पाचन तंत्र की। जो हम बात कर रहे थे पिछले पार्ट में, उसको हम और आगे बढ़ाएंगे आज। और आज हम बात करने वाले हैं भोजन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे भोजन के बारे में। तो अगर हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होते हैं हमारे बृहत मैक्रो और दूसरे हमारे होते हैं सूक्ष्म न्यूट्रिएंट। तो अगर हम मैक्रो वृहत की बात करते हैं, इसमें हमारे कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं। इसमें हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और जबकि सूक्ष्म न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है विटामिन, जल, खनिज, इस तरह की चीज़ें। और अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं, इन्हीं को हम भोजन कहते हैं। भोजन कहते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो ये क्या होते हैं? पहली चीज़ तो ये एक रासायनिक पदार्थ हैं। और अगर हम इनके जो कंपोजिशन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम अनुपात देखें तो ये जो अनुपात होता है 1:2:1 का होता है। मतलब कार्बन का 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, 1:2:1 के अनुपात में ये होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। तो अगर ये इस रासायनिक पदार्थ है जो इस अनुपात में हो तो उसको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। और जीवों में इसका जो मुख्य कार्य है वह है ऊर्जा प्रदान करना। क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। और सामान्यतः इसको शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शर्करा भी कहा जाता है। और इसको जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड, इसको बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो मोनोसैकेराइड हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें कौन कौन से आ जाते हैं। तो इनमें जो है मुख्यतः 3 आते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज अंगूर की शर्करा, फ्रक्टोज फल की शर्करा। और इसी तरह से अगर हम जब बात करते हैं डाइसैकेराइड की, तो डाइसैकेराइड में भी 3 आएंगे। आ जाते हैं। कौन कौन से? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। जब हम डाइसैकेराइड की बात करते हैं, डाइसैकेराइड तो इसमें भी क्या होते हैं? 3 आते हैं। कौन कौन से? सुक्रोज जो कि
कह सकते हैं कि केन शुगर में मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है, ठीक है। पहला क्या हो गया, सुक्रोज, और इसमें अगर हम कहें तो गन्ने से केन शुगर, और ये अगर हम कहें तो ये डाइसेक्राइड है। तो कॉम्बिनेशन किसका होता है, ऊपर के जो देखिए मोनोसेक्राइड, तो दो मोनोसेक्राइड को मिलने से बनते हैं। जो डाइसेक्राइड होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, दो मोनोसेक्राइड को मिलने से बनते हैं। दो मोनोसेक्राइड जब मिलते हैं तो उनके मिलने से बनते हैं। तो इसमें जो दो मिलते हैं वो हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकंड है लैक्टोज, जो मिल्क शुगर मिलता है, मिल्क शुगर है, और यही क्या है, दूध के मीठेपन के लिए जिम्मेदार होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि दूध के मीठेपन के लिए क्या जिम्मेदार है, तो उसके लिए लैक्टोज जिम्मेदार होता है, दूध के मीठेपन के लिए जिम्मेदार, तो जिम्मेदार, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड ग्लूकोज ए और सी, ये जो हैं ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लैक्टोज, ये लैक्टोज बनाते हैं। तो लैक्टोज में क्या क्या मारा जाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और थर्ड है हमारा माल्टोज, माल्ट शुगर, माल्टोज। और इसमें का क्या क्या आ जाता है, इसमें जो ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो ये बन जाता है माल्टोज। तो इस तरीके से मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड का में जो तीन तीन कंपोनेंट होते हैं उनके, वो हमने देखा। फिर से एक बार हम देख लेते हैं, मोनोसेक्राइड में क्या क्या था, मोनो में क्या क्या था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज अंगूर की शर्करा, फ्रक्टोज फल की शर्करा, गैलेक्टोज। और जब डाई में आते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिला देते हैं तो क्या बनता है, सुक्रोज, केन शुगर में सुक्रोज। जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज इन दोनों को मिलाते हैं तो लैक्टोज, मिल्क शुगर, लैक्टोज, और जब ग्लूकोज तो माल्टोज, सुक्रोज किससे बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। लैक्टोज किससे बना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। और ग्लूकोज और ग्लूकोज ही जब मिल जाए तो माल्टोज, ठीक है। तो ये हो गए मोनो और डाई का। अब हम देखते हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में। तो जब कई मोनोसेक्राइड, हजारों मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाते हैं तो पॉलीसेक्राइड बनता है। पॉलीसेक्राइड जो है हजारों मोनोसेक्राइड के मिलने पर बनता है, हजारों मोनोसेक्राइड के मिलने पर बनता है। और इसमें जो टाइप अगर हम देखें तो इसमें मुख्यतः क्या होते हैं, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोज। इसमें जो सेलुलोज है उसको मानव पचा नहीं सकता है, ठीक है। और अगर हम कहें तो इसको मानव पचा नहीं सकता है, और अगर इसको मानव पचा सकता तो कहीं पे भूखमरी की समस्या ही न होती। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज पर मिलने वाला सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और इसी तरह से जो स्टार्च और ग्लाइकोज होते हैं ये क्या होते हैं, पौधों
पौधों में स्टोर होते हैं, पौधों में स्टोर होते हैं भोजन के रूप में, पौधों में स्टोर होते हैं भोजन के रूप में, ठीक है। और अगर हम केवल ग्लाइकोज की बात करें तो ये जानवर जो होते हैं उनमें स्टोर फूड फॉर एनिमल होता है, स्टोर फूड फॉर एनिमल, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एक बार फिर से हम चार्ट टाइप में क्रिएट करते हैं, इसको हम एक चार्ट टाइप में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा मोनोसेकेराइड था, मोनोसेकेराइड, उसके बाद हमारा क्या था डाइसेकेराइड, फिर हमारा क्या था पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो मोनो में हमारे कौन कौन से थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला के यहाँ पे क्या बन जा रहा था, सुक्रोज। थर्ड यहाँ पे गैलेक्टोज, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला के यहाँ पे क्या बन रहा था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला के यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे लैक्टोज बन रहा था, जो कि मिल्क के मीठेपन का जिम्मेदार होता है। ग्लूकोज और लैक्टोज को मिला के, गैलेक्टोज को मिला के लैक्टोज, और थर्ड यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज को मिला के माल्टोज। और अगर हम यहाँ पे पॉलीसेकेराइड की बात करें तो सबसे पहले क्या, जो मनुष्य पचा नहीं सकता, सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज, सेल्यूलोज। सेकंड हो गया स्टार्च, और थर्ड हो गया ग्लाइकोज, ये ग्लाइकोज। ग्लाइकोज जानवरों में भोजन के रूप में संचित रहता है, और स्टार्च और ग्लाइकोज दोनों की अगर हम बात करें तो ये पौधों में संचित भोजन के रूप में रहता है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट का जो CHO के लिए जो हमारा रासायनिक फॉर्मूला है उसमें जो संबंध है वह कितने का है, 1:2:1 में। और कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलता क्या है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये एक कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिक चीज़ें हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं प्रोटीन, नेक्स्ट हम करते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट हम प्रोटीन देखते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है, ये बहुलक होते हैं, ये बहुलक होते हैं। और किसके बहुलक होते हैं, ये अमीनो अम्ल के, अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं, ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन के जो टाइप होते हैं वो कई टाइप हैं, लाखों टाइप हैं प्रोटीन के, प्रोटीन के लाखों टाइप होते हैं। और लेकिन अगर ये बात करें तो ये जो लाखों टाइप हैं ये बने किससे हैं, तो ये सिर्फ 20 अमीनो एसिड से ही बने हैं, ये सिर्फ 20 अमीनो एसिड से बने हैं। और इस तरीके से अमीनो एसिड का अरेंजमेंट बदल जाएगा, और अरेंजमेंट बदलने के अनुसार ही प्रोटीन का टाइप भी बदल जाता है, ठीक है। तो जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर जो होते हैं उसमें टोटल 20 अमीनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बनता है। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं इनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। अमीनो एसिड को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। एक होता है आवश्यक, आवश्यक नेसेसरी, और दूसरा अननेसेसरी अनावश्यक, आवश्यक और अनावश्यक अननेसेसरी, ठीक है। तो अमीनो एसिड की हम बात करते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड की अगर हम बात करें, अगर हम आवश्यक अमीनो एसिड की बात करते हैं आवश्यक अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो ये ऐसे अमीनो अम्ल हैं
जो हमारे शरीर में निर्मित नहीं होते हैं। ये शरीर के अंदर शरीर में निर्मित नहीं है, और शरीर में निर्मित नहीं होने से हमको इनको क्या होता है, बाहर से आवश्यकता पड़ती है। हमको बाहर से इनकी आवश्यकता पड़ती है, और चूंकि हमको बाहर से आवश्यकता पड़ती है इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, आवश्यक अमीनो एसिड। बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है, बाहर से लेने की आवश्यकता, और इसी कारण से इनका नाम क्या है, भले ही आवश्यक लिखा इनका नाम, तो इसका आवश्यक का मतलब क्या है कि इनको बाहर से इनको लेना पड़ता है, शरीर के अंदर ये नहीं बनते हैं, जिस कारण से इसको क्या कहा जाता है, आवश्यक अमीनो एसिड, ठीक है। और दूसरा है हमारा अनावश्यक, दूसरा है हमारा अनावश्यक, जो जस्ट अपोजिट होगा, जो जस्ट अभी अपोजिट होता है, मतलब ये शरीर में निर्मित हो जाते हैं, शरीर में निर्मित हो जाते हैं, शरीर में निर्मित हो जाते हैं, और इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये आवश्यक और अनावश्यक किस बेसिस पे है कि हमको बाहर से लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता। अगर बाहर से लेना पड़ रहा है तो आवश्यक अमीनो एसिड, और नहीं लेना पड़ रहा है तो अनावश्यक अमीनो एसिड। बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ये हो गए अमीनो एसिड के टाइप। और तो अगर हम बात करें प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या था, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा देना था। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण करना। जैसे अगर हम नेल्स की बात करें, नाखूनों की, स्किन की, हेयर की, तो इनमें केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इनमें केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ब्लड में हीमोग्लोबिन, ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हड्डियों में, बोन में ऑसिन, मसल में मायोसिन, एक्टिन, मांसपेशियों में मायोसिन और एक्टिन। तो ये जो हमारे प्रोटीन है कुछ शरीर के पार्ट्स में पाए जाते हैं। ब्लड में हीमोग्लोबिन हो गया, बोन में क्या हो गया, ऑसिन हो गया, मसल्स में जो मांसपेशियां होती हैं उसमें मायोसिन, एक्टिन, और नाखून, त्वचा, बालों में और जो होता है उनको क्या बोला जाता है, केराटिन। तो इस तरीके से, और इसी तरह से हमने जो दूध की बात की थी, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, दूध में या तो केसिन प्रोटीन उसको कहते हैं, केसिन, या फिर लेक्टिन या लेक्टिन, केसिन या लेक्टिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जो करेंगे उसमें हम वसा और विटामिन के बारे में बात करेंगे, वसा और विटामिन के बारे में बात करेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही, थैंक यू।